साक्षात्कार की श्रृंखला में आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं डॉक्टर अमित दुबे। आप बीएचयू से आर्य महिला पीजी कॉलेज के प्राचीन इतिहास विषय क्षेत्र से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आप पूर्व में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवा दे चुके हैं। आपका डॉक्टर साहब जनहित इंडिया में स्वागत है। आज हम आपसे बुनियादी शिक्षा को लेकर भारतीय शिक्षा पद्धति की जो समस्याएं चल रही हैं उसी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी समस्या आज के समाज में जो दिख रही है, ऑनलाइन शिक्षा पद्धति। ये शिक्षा पद्धति कहाँ कैसे बच्चों को ले जाएगी, ये समझ में नहीं आ रहा। इस पर कुछ प्रकाश डालिए। धन्यवाद प्रेम दुबे जी। देखिए, अगर हम बात करें आज के ऑनलाइन सिस्टम की, और हम लोग विगत 2 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। पहली बात तो ये है कि जहाँ से आप पढ़ा रहे हैं वहाँ की नेटवर्किंग कैसी है, क्योंकि टीचरों को ज़्यादा सहूलियत दी नहीं जाती है। जो महत्व बोर्ड का होता है, जिस पर बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं, या प्रोजेक्टर का होता है जिसमें कक्षा में रह कर के बच्चों से सीधा संवाद होता है, वहाँ पर बच्चों की जो शिक्षा होती है वो ज़्यादा निखर के सामने आती है, क्योंकि वहाँ बच्चे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी हम जब पढ़ा रहे थे कुछ बच्चों को, तो उसमें ये समस्याएं आ रही थीं कि सर आप क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर आप जो बोल रहे थे आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। तो ये नेटवर्किंग कभी हमारी तरफ से तो कभी उनकी तरफ से हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि सभी बच्चों को तो सही प्रकार से नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, सारे बच्चे अमीर नहीं हैं। जिनके माता पिता गरीब हैं या फिर जिनके घर में एक ही 2 मोबाइल फ़ोन हो, तो ऐसी दशा में वहाँ पर ये विसंगति आ रही है कि जैसे ही बच्चा को चाहिए वहाँ पर, तो भाई डेटा भराने की समस्या आज महंगी है, 300 रुपये की एक, और बच्चों को एक क्लास नहीं करना है, पूरे 4-5 क्लासेस करने हैं। पिता के पास वही एक मोबाइल है और उसको व्यवसाय भी करना है और बच्चे को 6 घंटे मोबाइल भी देना है। तो आज जहाँ मोबाइल की इतनी ज़रूरत है हर व्यक्ति को, वहाँ पर जब उस बच्ची को जब वो मोबाइल नहीं मिलती है तो कैसे पढ़ेगी। कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनके बारे में बेपता नहीं कि वो सुन रही हैं कि नहीं सुन रही हैं। कुछ बच्चियाँ ऐसे चला करके कोई काम कर रही हैं, किसी के माता पिता कह रहे हैं जा कर के ये काम कराओ, वो म्यूट करके अपना काम धाम कर रही हैं। उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। ऑनलाइन टीचिंग के अलावा जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है तो वहाँ पर भी सीधे कॉपी किताब लिख करके सीधे प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। किसी को पता नहीं कि वो बच्चा अपने मन से लिख रहा है कि किताब का नकल मार के लिख रहा है। तो ये सारी ऐसी विसंगतियाँ आई कि जिसकी वजह से बच्चों का शिक्षण पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और ये ऑनलाइन व्यवस्था इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि अभी हर बच्चे के हाथ में मोबाइल नहीं है। दूसरी, नेटवर्किंग की समस्या आ रही है। और तीसरी बात, बेहतर जो एक तरह से बच्चे और टीचर के बीच में जो संबंध बनना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हैं इसमें। सर, प्राचीन काल की जो शिक्षा पद्धति थी और वर्तमान शिक्षा पद्धति थी, दोनों में आप क्या विषमताएं देख रहे हैं? देखिए, प्राचीन काल का जो शिक्षा पद्धति है वो गुरुकुल प्रणाली पे आधारित है। अब गुरुकुल प्रणाली का मतलब क्या है कि गुरु पिता के रूप में उस बच्चे का संरक्षण करता था, लेकिन उसके पिता से उसके बदले में शिक्षा का कुछ नहीं लेता था। तो वो एक सस्ती शिक्षा प्रणाली थी, ब्राह्मणों के द्वारा संचालित थी। आज की शिक्षा प्रणाली देखें तो पूरी तरीके से मार्केट पे आधारित है। आपको कपड़ा लेना है तो स्कूल से लो, आपको किताब लेना है तो स्कूल से लो। तो पूरा जो व्यवसाय जिस पर निर्भर था वो भी टूट रहा है। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, अब दुकानदार स्वयं मतलब मैनेजर हो गए हैं। और आज की शिक्षा प्रणाली इतनी महंगी है कि अगर प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति से तुलना करें तो ऐसा लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर हम फिर से उस गुरुकुल पद्धति को लाएं तो ज़्यादा अच्छी शिक्षा पद्धति होगी। सर, सरकार से याद है, जो इस समय शिक्षण की व्यवस्था चल रही है उसमें भाषा एक प्रमुख रोल अदा कर रही है। मातृभाषा, स्थानीय भाषा या कुछ ऐसी भाषाएं जैसे आज के समाज में चल रही है, इंग्लिश भाषा का लीजिए, तो कौन सी भाषा चलनी चाहिए जिससे कि
आगे लगे कि बच्चे का भविष्य है? देखिए, दो उदाहरणों के द्वारा समझिए। भारत में एक भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। आपका बच्चा अगर अपनी मातृभाषा में सीखता है तो तेजी से लर्न करता है। एक उदाहरण देते हैं, एक हिंदू का बच्चा ले लो, एक ईसाई का बच्चा ले लें, एक जो है मुस्लिम का बच्चा ले लें। हिंदू के बच्चे को ये कहा गया कि आपको हिंदी भी सीखनी है, संस्कृत भी सीखनी है, और स्थानीय स्तर पे वो भोजपुरी भी बोलता है, और चौथा उसको अंग्रेजी भी सीखनी है। तो एक साथ वो 4 भाषाओं को पढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर मुस्लिम बच्चे को ले लिया जाए तो इन 4 भाषाओं के अलावा उसको अरबी भी सीखनी है, उर्दू भी बोलना है और फारसी जबान भी जानना है। वो 7 भाषाओं को लेकर चल रहा है। लेकिन अगर एक अमेरिका का या ब्रिटेन का बच्चा ले लिया जाए तो पता क्या चलता है, उसको केवल अमेरिकन इंग्लिश सीखनी है या फिर ब्रिटेन की इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश सीखनी है। वो एक भाषा में पढ़ता है, इसलिए वो ज़्यादा ग्रोथ करता है, और हमारे बच्चे भाषा में ही उलझ के रह जाते हैं। क्योंकि अगर बच्चे जो पढ़ रहे हैं, अब इसमें देखिए क्या बात है कि मदर लैंग्वेज क्यों होना चाहिए। जब स्थानीय भाषा में आप पढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है कि अभिभावक को पता होता है कि उसका बच्चा जो, यानी उसका जो पाल्य है, उसको जो पढ़ रहा है वो कितना वो सीखा ये समझ तो सकता है। अब जो बच्चे अंग्रेजी में पढ़ के आ रहे हैं, पता ही नहीं है शिक्षक को कि भाई अभिभावक को कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्योंकि उनको खुद अंग्रेजी नहीं आती, माहौल नहीं है घर पे। तीसरी बात, जो टीचर पढ़ा रहा है वो खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, वो भी टूटी फूटी ज़बान में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। कुछ स्कूल को छोड़ दिया जाए, पूरे भारत में 10% स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो 90% स्कूलों में जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है वो 2म दर्जे की है, और उनसे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं अभी तक मेंटल प्रेशर, एक मानसिक दबाव से जूझ रहे हैं। इससे ये सर सवाल एक पैदा होता है डॉक्टर साहब कि सर शिक्षण को बेहतर बनाने के लिए क्या लगता है सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए? देखिए, अभी जो ऑनलाइन पद्धति है उसको तो रोक लेना चाहिए। पहले आप अपने नेटवर्किंग सही करिए, और ये देखिए क्या आप जापान और अमेरिका के बराबर हैं कि नहीं। नहीं हैं, आपके यहाँ के लोग उतना कमाते नहीं हैं, तो आप उनसे उम्मीद मत करो कि वो अपने बच्चों को उतनी शिक्षा दे पाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो टीचर है उसके शिक्षण कौशल पे भी ध्यान देना चाहिए। आज आप जगह जगह पे देखिए तो आप पाते हैं कि कुछ टीचरों को तो फरवरी लिखना नहीं आता है। अभी हाल में ही एक वीडियो वायरल हुआ, एक टीचर को मैथ नहीं आता है। आप कैसे किसी टीचर को किसी पद पे रख सकते हैं? इसलिए क्योंकि वो आरक्षण से चुन के आया है। हाँ सर, आरक्षण से एक सवाल मन में आया है कि आरक्षण जो इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है शिक्षा जगत में, तो क्या शिक्षा जगत में आरक्षण होना चाहिए? आपको क्या लगता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, ऐसे जगहों पर आरक्षण व्यवस्था होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, आप बताइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के मुद्दों पर क्या किसी भी अरे गहरे टीचर को रखना चाहिए जो किसी भविष्य के निर्माण से जुड़ा है? अगर एक अध्यापक हो या कोई एक जो है स्वास्थ्य अधिकारी, अगर वो भी आरक्षण से आता है और यदि उसके अंदर वो टैलेंट नहीं, क्योंकि उसको केवल हक चाहिए था, तो हम किसी का हक दिलाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम भविष्य निर्माण कर रहे हैं, हम जिंदगी बचा रहे हैं। अगर न्याय करने वाला अगर सही व्यक्ति न हो, निर्णय लेने वाला सही ना हो, पढ़ाने वाला सही ना हो, तो दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए जो बड़े गंभीर विषय हैं, गंभीर क्षेत्र हैं, वहाँ पर आरक्षण तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। हमको केवल योग्य व्यक्तियों को सामने लाना है, जो अस्पष्ट वक्ता हो, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इससे नहीं मतलब कि कौन किस जाति से आ रहा है। अगर आप जाति देख के करोगे तो भी दिक्कत है, लेकिन अगर आप योग्यता को नजरअंदाज करते हो आरक्षण को लेकर के, तो भी गलत है। क्योंकि एक योग्य शिक्षक ही योग्य भविष्य का निर्माण करेगा। आप हमको बताइए कि यहां पर आप इसको किस रूप में देखते हैं? हम अगर किसी का स्तर उठाना चाहते हैं, आरक्षण किस लिए लाया गया था कि हम जो निचले तबके लोग हैं उनको ऊपर ऊपर धीरे लाएं, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि सीधे उनको सिरमौर पे बैठा दें। हमको योग्य लोगों का समूह तैयार करना था, न कि हमको किसी जाति विशेष को लाभ पहुंचाना था।
हमें पहले देश के बारे में सोचना चाहिए, न कि पहले ये सोचना था कि मुझे क्या मिल रहा है। अगर आज मायावती कहें कि मैं एक दलित की बेटी हूँ, दलित का अर्थ क्या होता है? जो दल माने समाज से, इतर माने अलग हो। वो क्या समाज से अलग है? नहीं। वो 2000-3000 करोड़ की मालकिन है, वो दलित हैं? नहीं। तो दलित तो वो है ना जो समाज में पिछड़ा है, निचले तबके को प्राप्त है। अगर आपको आरक्षण देना है तो समूह घ और समूह ग में दीजिए, ताकि अपने जीवन स्तर को सुधारें और उन पैसे से उन बच्चों का भविष्य तैयार करें। और जो लोग प्रोफेसर हैं वो उनको भी आरक्षण चाहिए। ये तो बड़ी विचित्र बात है कि एक प्रोफेसर जो कि 2.5 लाख रुपए सैलरी पाता है और कहता है कि मेरे बच्चों को आरक्षण दीजिए, तो ये और भी विडंबनापूर्ण बात है कि ऐसे लोगों को क्यों दिया जाए जो खुद सक्षम हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, कि अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। सर, इस समय शिक्षा जगत में बहुत सी विषमताएं देखने को मिलती है। जैसे संविधान में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, उसके बावजूद आज समाज में शिक्षा जगत पे ही जितने परिवार के गार्जियन हैं वो टूट जा रहे हैं। इतनी महंगी शिक्षा पढ़ रही है, इस पर क्या सरकार को क्या रवैया अपनाना चाहिए? देखिए, ये है कि आपने सही बात कहा है कि शिक्षा का अधिकार वर्तमान में अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। ये एक फंडामेंटल राइट है। प्रत्येक बच्चे को ये सरकार ने अधिकार दिया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे, आर्टिकल 21A, उनको निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार मिला हुआ है। यानी सभी बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए नहीं, सभी बच्चों, ठीक है ना। तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वो खुद कदम उठाए। जब आप लोगों से टैक्स ले रहे हो, आप टूथपेस्ट से लेकर के टूथब्रश, सब्जी, तेल, मसाला, इनकम टैक्स, हर जगह पर आप उनको टैक्स दे रहे हो, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में दे ही रहे हैं। और हम लोग जब उनको इतना राजस्व दे रहे हैं तो ऐसी दशा में सरकार को भी चाहिए, जब फंडामेंटल राइट के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की बुनियादी शिक्षा की जिम्मेदारी उनकी है, तो आखिर वो बर्डन अभिभावक क्यों उठा रहे हैं? एक दिक्कत और आती है शिक्षा प्रणाली पे। हम देखते हैं यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, फिर सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है। तो ऐसा नहीं लगता कि शिक्षा प्रणाली एक होनी चाहिए? देखिए, हमने पहले ही बात किया था, अगर मदर लैंग्वेज को देख करके किया जाए तो भारत में इस तरह की शिक्षा पद्धति होनी ही नहीं चाहिए। अलग अलग एक समान शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। 1 नेशन 1 एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। और अभी तक इस दिशा में क्यों कदम नहीं उठाया गया ये भी नहीं पता। जो बच्चा पढ़ रहा है आपका हिंदी, अगर कोई एक कहानी स्टोरी, वही स्टोरी यूपी का लड़का पढ़ रहा है तो वही स्टोरी तमिलनाडु का लड़का पढ़ना चाहिए, वही स्टोरी पढ़ना चाहिए दिल्ली के लड़के को। तो एक जैसी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए, एक जैसा, मतलब चाहे ग्रामर हो तो हर चैप्टर सेम होना चाहिए, तभी ना सारे बच्चे एक जैसी प्रतिस्पर्धा करेंगे। आप किसी को उच्च शिक्षा दे रहे हो, किसी का स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हो, किसी को डाउन कर रहे हो, किसी को अच्छा टीचर मिल रहा है, किसी को खराब टीचर मिल रहा है, तो ऐसे कहाँ से बच्चे समान प्रतिस्पर्धा करेंगे? आप इनकी नौकरी में देख लीजिए। कुछ बच्चों को हे दृष्टि से देखते हैं, बिहार का बच्चा बोलते हैं, उनको यूपी का बच्चा बोलते हैं, अरे ये तो भैया लोग हैं, ये बिहारी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि टैलेंट केवल एक खास जगह पैदा होता है। टैलेंट कहीं भी हो सकता है, किसी के अंदर हो सकता है। हमको तो वो ढूंढना है जो हमारे देश के काम आ सके, ठीक है। और दूसरी जो बात, जो सबसे बड़ी समस्या नज़र आ रही है कि 1 एजुकेशन 1 नेशन की जो पॉलिसी है वो सरकार को बड़ी गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए और उन विषयों को भी शामिल करना चाहिए जो वो चाहते हैं कि हाँ इसमें ये होना चाहिए। आज देखिए ना, हर जगह रीजनिंग से क्वेश्चन, मैथ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे होते हैं उसमें फेल। क्वेश्चन से याद आया, आज की शिक्षा जगत से आप देख रहे होंगे, पहले जो भी पढ़ाया जाता था उसमें नैतिक मूल्य के लिए एक किताब होती थी और ऐसे बहुत सी होती थी जिससे लोगों को अपने इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी मिलती थी। जैसे पहले लोग महाराणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब किताबों से लगभग गायब हो चुके हैं।
तो जो नैतिक मूल्य संस्कार ये सब गायब हो रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके संदर्भ आपको ढूंढना चाहिए तो प्राचीन काल में। आप कह रहे हैं नैतिक मूल्य गिर रहे हैं, माता पिता के प्रति बच्चे असंवेदनशील हो रहे हैं, उनको उनके अंदर नैतिक गुण नहीं है। अभी हाल में ही एक BHO की ही मैं बात करूं कि वो प्रोफेसर थे इंग्लिश के, और इंग्लिश के प्रोफेसर होने के नाते उन्होंने अपने बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा दी। अब उनके बच्चे अमेरिका में सेवा दे रहे हैं। बच्चा पढ़ा कहाँ का? हिंदुस्तान में। सेवा किसको दे रहा है? अमेरिका को। तो हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए ना कि हमारा टैलेंट हमारे काम नहीं आकर के दूसरे देश को सेवा दे रहा है। दूसरी बात, जब ये कोरोना काल आया तो उन माता पिता के पास उनके ही बच्चे मौजूद नहीं थे। तो जब 25 वर्ष तक वो बच्चों को वो पाले, तो बुढ़ौती में यानी वृद्धावस्था में उनका पालन करना उस बच्चे की जिम्मेदारी है। तो पता चला बच्चा नरदारद है। तो उन्होंने इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाया ताकि वो अमेरिका को गिफ्ट कर सके कि आइए, हमने अपने बच्चे को तैयार किया और खैरात में आप लेकर चले जाइए। अब वो अपने माथा पीट रहे हैं। दुर्दिन के समय में जब वो बीमार पड़े तो वहाँ पर बच्चे मौजूद नहीं थे। एक व्यक्ति तो तड़प कर मर गया, क्योंकि जब वो बीमार थे तो कोई उनको देखने वाला नहीं था, मजदूर नहीं थे, नौकर नहीं आए, बच्चा भी नहीं आया, तड़प तड़प के मर गए। तो ये भी बातें आ रही हैं सामने। बच्चे शराब पी रहे हैं, बच्चे मांस मदिरा खा रहे हैं। पहला ऐसा नहीं था। गुरुकुल पद्धति में क्या था? देखिए, नैतिक मूल्य पढ़ाने से नहीं आ सकता, उसको व्यवहार में लाना पड़ता है। व्यवहार में लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि गुरुकुल पद्धति में क्या होता था कि गुरु के समीप लाया जाता था, और वो बच्चा गुरु के पास रहते हुए विद्या अध्ययन करता था, और गुरु के आदेशों का पालन करना, बड़े और छोटे का आदर करना, ये सीखता था। पिता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, ये सारा जब सीख लेता था तब वो धर्म के बाद अर्थ के लिए प्रवृत्त होता था या नौकरी के लिए। अच्छा सर, ये एक डॉक्टर साहब एक समस्या और है, क्या सरकार की ही जिम्मेदारी है कि सरकारी अध्यापकों की नियुक्ति करे? और जो सरकारी अध्यापक का हमें जहाँ तक पता है प्राइमरी विद्यालयों पर 80,000 90,000 सरकार उनको तनख्वाह दे रही है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने विद्यालय पर लाएं और पढ़ाएं? मैं देखा हूं कि एक एक विद्यालय पे 5-5 टीचर हैं, लेकिन 50 बच्चे भी नहीं हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि शिक्षा जगत में सबसे बड़ी कमी जो आई है ये कि सरकार कहती है कि आप नौकरी भरिए फार्म, और अलग अलग फार्म निकाल करके वो पैसा कमा रही है। आपको टीचर की ज़रूरत है तो आप वैकेंसी लाओ, एक साथ लाओ, ये नहीं कि 2 आज लाए। अभी हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, पद खाली हैं 9,800 और पद ला रहे हैं 2,000, यानी आप जो है करीब 7,000 पद ला ही नहीं रहे हो। फिर नए टीचर भी तो रिटायर हो रहे हैं, उनका भी ऐड होगा। आप जरा सोचिए कि बच्चा तो फीस पूरा दे रहा है ना 8,500, उसको टीचर क्यों नहीं दे रहे हो? आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है। बजट नहीं है तो पैसे बच्चों से क्यों ले रहे हो? आज BA हो, उच्च शिक्षा की बात करें या कहीं पे भी बात करें, आप अभिभावक फीस दे रहा है, वो फीस कहाँ जा रही है, किसके जेब में जा रही है, इसके बारे में कोई चर्चा होती है? नहीं। बच्चों से लाइब्रेरी का फीस काट लिया जाएगा, बच्चों से स्वास्थ्य का फीस काट लिया जाएगा। मिलता क्या है बच्चों को? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। सर, जो हमने कहा कि ऊपर की तो बात ही छोड़िए, जो नीचे बुनियादी जो नींव है बच्चों की, हमने वहाँ पे बात किया कि नींव ही कमज़ोर होती जा रही है। सरकार 80-80 हज़ार रुपये तनख्वाह जरूर दे रही है, लेकिन बच्चे जाके प्राइवेट में पढ़ रहे हैं जहाँ पे एक गार्जियन को 2-2 हज़ार रुपये मंथली खर्च करना पड़ता है। देखिए, एक चीज़ समझ में नहीं आया। देखिए, 3 चीज़ों को फोकस करना है आपको। क्या सरकार मॉनिटरिंग कर रही है कि उनके द्वारा जो नियुक्त अध्यापक हैं वो सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं? अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो ये सरकार फेल्योर है, गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट जब फेल्योर हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति मनमाना करेगा। एक तुलसीदास जी ने कहा ना, शूद्र गवार ढोल पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना मतलब क्या होता है? ताड़ते रहना, ध्यान देते रहना। तो अगर सरकार किसी को दे रही है तनख्वाह तो उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मॉनिटरिंग होनी जरूरी है। दूसरी बात,
जो सामने आती है वो ये कि यदि टीचर पढ़ा भी रहा है तो पता चल रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल में वो संसाधन ही नहीं दिए जा रहे हैं जिससे बच्चों का बौद्धिक विकास हो सके। उनको आप खाना क्यों खिला रहे हो? आप उनको भिखमंगा समझे हो क्या? जरूरी नहीं। अगर आप खिलाना ही चाहते हो, एक तो कितनी बड़ी धांधली चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, कहीं कहीं विद्यालयों में छिपकली मरी हुई पाई जा रही है, तो बच्चों के स्वास्थ्य से भी आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो आप पहली बात तो मिड डे मील तो बंद ही करवा दो, कोई मतलब नहीं। अगर उसमें भ्रष्टाचार है तो आपको देना ही है तो उनके परिवार को भत्ता पोषण दे दो ताकि वो लोग खिला पिला सके। ये फॉर्मेलिटी बंद हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है, शिक्षा पद्धति अगर समान रहेगी, जैसे प्राइवेट की शिक्षा पद्धति जो है वो बेहतर है और इनका जो है जो पाठ्यक्रम है वो खराब है, ठीक है, तो दोनों में चेंज लाइए। उनको आप आज की मानसिकता होगी कि नहीं बच्चा जो पढ़ेगा अंग्रेजी मीडियम से पढ़ेगा, ये इंग्लिश मीडियम का दिमाग कहाँ से आया? सरकार अपने लिए, देश के लिए बनाना चाहती है, बच्चों को तैयार करना चाहती है, या विदेश के लिए? अगर विदेश के लिए जाएंगे, अब ऐसा ही सोचिए कि सबसे बड़ी बात कि यहाँ का बच्चा जा करके वहाँ पर आविष्कार करता है, तो वहाँ पर आविष्कार किया तो वहाँ से जो कमाता है तो उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा वो यहाँ पर भेजता है। लेकिन आविष्कार जो किया उस टेक्नोलॉजी से वह देश कितना ज़्यादा कमा लेता है, ये समझ रहे हैं आप? कितना प्रॉफिट उनको गेन हो रहा है। तो ये भी एक समस्या है कि सरकार को ये जानना चाहिए कि टेक्नोलॉजी भारत में हो तो भारत उस टेक्नोलॉजी को बेच करके ज़्यादा कमा सकता है, बजाय उनके तनख्वाह का एक छोटा सा हिस्सा पा करके। जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने शिक्षा जगत के लिए बहुत अच्छी अच्छी राय दी। सरकार को इस पर विचार भी करना चाहिए। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे जनहित इंडिया, मैं प्रेम कुमार मस्त।